राधा स्वामी RS टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। शालिनी RS टैरो पे बहुत स्वागत है आप सबका। RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। आज मैं 2026 ईयरली पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शन की रीडिंग करने जा रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है ये, और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको जितनी एक्यूरेसी से गाइड कर सकूं, जितना बेटर आपको समझा सकूं, वो मेरी कोशिश है। जिन लोगों ने पर्सनलाइज्ड ईयरली प्रेडिक्शन के लिए पेमेंट किया था, ये उन्हीं मेंबर्स के लिए रीडिंग्स अवेलेबल हैं। बाकियों के लिए रीडिंग्स अवेलेबल नहीं हैं। कुछ जनरल बातें मैं बताना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग। उससे पहले, और जब हम प्रार्थना करते हैं उससे पहले, कुछ जनरल बातें मैं बताना चाहती हूँ जो कि सभी के लिए जानना ज़रूरी है। चाहे आप मेंबर हैं, आपने पेड रीडिंग के लिए पेमेंट किया है या नहीं, बट इट इज़ फॉर योर नॉलेज। इस बात की नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो अभी मैं प्रेयर से स्टार्ट नहीं करके जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर करना चाहती हूँ जो सभी के लिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में किस तरह से रीडिंग को देखना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर और बहुत सारे सोशल मीडिया पर तरह तरह की रीडिंग्स अवेलेबल हैं, बट आपको किस तरह की रीडिंग देखनी चाहिए, या मतलब कैसे आपको देखनी चाहिए रीडिंग, वो इम्पोर्टेंट है। उसको समझना इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी गाइडेंस के लिए है, ताकि आप भ्रमित ना हो और कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे, या आप ऐसी रीडिंग देख लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो या आपके लिए सहायक नहीं हो। इस वजह से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि ओके, मैं सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल टीम को कॉल कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे गाइडेंस मिल रही है कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल टीम मेरे साथ होनी चाहिए। तो लेट मी जस्ट इन्वोक माय स्पिरिचुअल टीम, एंड उसके बाद मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताती हूँ। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil.
राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात करते हैं 2026। ये जो ईयर है 2026, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप कहीं पर भी डेट को मेंशन कर रहे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चेक भर रहे हैं या आप कहीं पर भी डेट मेंशन कर रहे हैं, या जैसे किसी ने पूछा या आपको कहीं लिखना है, तो जनरली हमारी आदत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे शायद 18th है कि 19th है, कुछ ऐसा है, 19th है शायद, या आई डोंट नो 18th है, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, 18th या 19th में से कुछ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज 20th है सपोजिंग, तो हम बोलते हैं 2012 25। तो 2026 का जो साल है उसका जो टोटल आता है 2026, 2 + 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है न्यूमरोलॉजी में, तो 2 + 2 + 6 = 10। और जैसे मैंने अभी बताया कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 1 + 0 = 1। तो 1 नंबर जो है वो सूर्य को डिनोट करता है, सन की एनर्जी को डिनोट करता है। सूर्य जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को, सोलर सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, जिनसे पूरी सृष्टि चल रही है। इट इज़ अ बॉल ऑफ बर्निंग हॉट गैसेस, इट इज़ फायर एनर्जी। वो हमारे पिता हैं, उनको फादर की संज्ञा भी दी जाती है। और अगर हम सिर्फ 26 बोलेंगे तो उसका टोटल आता है 2 + 6 = 8। 8 नंबर शनि महाराज का नंबर है, जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं। और सूर्य भगवान ने उन्हें अपना पुत्र नहीं स्वीकार किया था, जिस वजह से शनि महाराज उनसे रुष्ट हैं। वो दोनों एंटी हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। उन्होंने अपने पुत्र को स्वीकार नहीं करा और शनि महाराज ने सूर्य भगवान को अपना पिता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो अगर हम सन की एनर्जी में शनि महाराज का नाम लेंगे तो सूर्य भगवान रुष्ट हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम फादर जिसने अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं करा, उसके घर में अगर हम बेटे का नाम लेंगे तो फादर ऑब्वियस है नाराज़ हो जाएंगे। और साल किसका है? सन का है, सूर्य का है। तो सन की एनर्जी में अगर हम शनि की एनर्जी को डालेंगे जो उनके ऑपोजिट हैं, तो आपको सन की ब्लेसिंग्स रिसीव नहीं होंगी। इस वजह से जब भी आप इस ईयर की डेट, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है 20 जनवरी, तो आप बोलेंगे 20 जनवरी 2026। कंप्लीट ईयर का नाम लेंगे 2026, क्योंकि आपको सूर्य की ब्लेसिंग्स चाहिए।
आप कहीं चेक लिख रहे हैं तो उसमें भी, या कहीं फॉर्म भर रहे हैं, या किसी को डेट बता रहे हैं, या एनीथिंग, ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है। तो जब भी आप बोलें अगला साल, तो हमेशा 2026 पूरा बोलें, जिससे कि आपको सूर्य महाराज या सूर्य देव की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकें। क्योंकि जो रूलिंग ईयर जो रूल कर रहे हैं वो हैं सूर्य, जो राजा हैं, द किंग, द पावर, द सुप्रीम पावर। तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, इसलिए हम 2026 को पूरा बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर हम न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखते हैं तो मैं अभी सन की डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो मैं बाद में करूँगी। मैं अभी कुछ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिससे कि आपको रीडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कि आपको कौन सी रीडिंग देखनी चाहिए, वो आपको मदद मिले उसमें। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में कई सारे नंबर्स, न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, और हमारे जीवन में नंबर्स का बहुत महत्व है। इसलिए क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर मंथ, एक पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर टाइम पर जन्म हुए थे, और हर चीज़ समय के अनुसार चलती है। तो समय बहुत बलवान है, तो समय की बहुत महत्वता है। इस वजह से न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में कई सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि डेट, मंथ एंड ईयर। अगर हम सिर्फ डेट की बात करें तो किसी की डेट सिंगल डिजिट पे आती है, किसी की डेट डबल डिजिट में आती है। पर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमें डबल डिजिट को भी सिंगल में लेकर आना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की डेट ऑफ बर्थ 5 है, वो तो सिंगल डिजिट में ही है। और अगर किसी की डेट 22 है तो 2 + 2 = 4, तो वो सिंगल डिजिट हो गया। तो ये हो गई डेट की बात, जिसको ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, मूलांक भी कहते हैं, और बहुत सारे अलग अलग नाम दे रखे हैं इसको। तो मैं इसको यहाँ पर ड्राइवर नंबर के नाम से डिनोट कर रही हूँ डेट को। ठीक है, जो भी आपकी डेट है दैट इज़ योर मूलांक, या फिर आपको जनरली जो प्रेडिक्शंस मिलेंगे वो मूलांक के आधार पे मिलेंगे। मूलांक इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, डेट, ओनली डेट, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 22, जो मैंने अभी 4 बताया, 2 + 2 = 4, तो आपका मूलांक हो जाएगा 4। किसी की 17 है तो 1 + 7 = 8, तो मूलांक हो जाएगा 8। किसी की 19 है तो 1 + 9 = 10, विच इज़ इक्वल्स टू 1 अगेन, तो वो मूलांक हो जाएगा 1। तो इस तरीके से जितने भी प्रेडिक्शंस आपको मिलेंगे वो मूलांक के आधार पर मिलेंगे मेजरली, विच इज़ नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को भी दोष नहीं दे रही हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी को दोष दूँ। मैं सिर्फ जो मैं कर रही हूँ वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो चेष्टा कर रही हूँ कि मैंने जो प्रेडिक्शन, मैं जो पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करूँगी वो मैं किस आधार पे करूँगी वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको सोचना है कि आपको क्या देखना है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू बाय।
ओके, सो पहली चीज़ हो गई मूलांक। आई होप सबको क्लियर है कि मूलांक क्या होता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइवर नंबर, एंड देर आर मैनी अदर नेम्स. Another number is called the destiny number or bhagyank, which equals to dd plus mm plus y. इन सब का टोटल, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो अगेन डबल डिजिट में आएगा. सपोज 29 आया, सपोज 29 को हमने प्लस किया, 2 + 9 11 आया, फिर 2 डिजिट में आ गया. फिर हमने 1 + 1 को वापस से टोटल किया, क्योंकि हमें तो सिंगल डिजिट ही चाहिए. तो 1 + 1 किया इक्वल्स टू 2. तो भाग्यांक क्या हो गया? 2. दैट इज डेस्टिनी नंबर और कंडक्टर नंबर. ठीक है, इसको कंडक्टर नंबर बोल रही हूँ मैं, और मैं इसको आगे भी कंडक्टर नंबर ही बोलूँगी. ड्राइवर और कंडक्टर हमेशा साथ साथ चलते हैं. जैसे एक बस है तो उसमें जो ड्राइवर होता है वो ड्राइव करता है, और जो कंडक्टर होता है वो साथ खड़ा मतलब चलता है, जिसका काम होता है कि वो लोगों को चढ़ाता है बस में, उतारता है, रुकवाता है बस को कि भाई यहाँ स्टॉप करना है. तो वो मतलब ड्राइवर और कंडक्टर हमेशा साथ साथ ही चलते हैं बस में. आपने कभी कोई ऐसी बस नहीं देखी होगी जिसमें सिर्फ ड्राइवर हो, कंडक्टर ना हो. तो ये हमेशा साथ साथ चलते हैं, तो इनका बड़ा अच्छा एक मेल जोल रहता है आपस में. डिपेंड करता है कि ड्राइवर का कैसा मूड है और कंडक्टर का कैसा मूड है. अगर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में दोस्त हैं तब तो बहुत अच्छे से उनका मेल मिलाप रहेगा और बहुत अच्छी उनकी दोस्ती होगी. पर अगर ड्राइवर जो है बहुत गुस्से वाला है और कंडक्टर जो है उसको गुस्सा नहीं आता, वो बहुत शांत स्वभाव का है, तो उन दोनों की आपस में बनेगी नहीं, क्योंकि ड्राइवर हमेशा उसको डोमिनेट करेगा और कंडक्टर को अच्छा नहीं लगेगा. तो डिपेंड करता है कि ड्राइवर कैसा है और कंडक्टर कैसा है. अगर दोनों आपस में दोस्त हैं तो इनकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, और अगर दोनों आपस में दोस्त नहीं हैं, चलना तो साथ ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन भर का साथ है. लाइफ की जर्नी में ड्राइवर और कंडक्टर हमेशा साथ ही चलेंगे. डिपेंड करता है कि दोस्ती के साथ चलेंगे या मतलब दुश्मनी के साथ चलेंगे, या कैसे चलेंगे, या न्यूट्रल रहेंगे. होता है ना कई बार कि चलो समझौते पे बात बन गई, काइंड ऑफ. तो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में दोस्ती होगी या न्यूट्रल रहेंगे या फिर एंटी हो रहेंगे, मतलब दुश्मनी टाइप की रहेगी. ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर की बात करूँगी. ड्राइवर आपको समझ में आ गया है, मूलांक होता है विच इज़ डेट, एंड कंडक्टर इज़ कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, अब जो भी लोग, क्योंकि मैं टैरो प्लस चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी प्लस बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी, इन सब को मिलाकर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ. ठीक है, तो उन सब का समावेश होगा उसमें. तो आपके लिए समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ये समझा रही हूँ. तो जिनकी भी एज, उम्र
35 प्लस है, यानी कि 35.5 हो सकती है, मतलब 35 के ऊपर हैं। 35 साल कंप्लीट होके 3 महीने ऊपर हैं, या 6 महीने ऊपर हैं, या 8 महीने ऊपर हैं, या 9 महीने ऊपर हैं, या 10 महीने ऊपर हैं, या 36 के हो गए हैं, या 37 के हो गए हैं, डिपेंड करता है। मतलब 35 प्लस हैं, कहने का मतलब ये है। तो जिन भी लोगों की एज 35 प्लस है, वो अपना कंडक्टर नंबर देखेंगे और कंडक्टर नंबर प्लस पर्सनल ईयर। अब ये जो सन का ईयर आया है 2026, ये तो सभी के लिए आया है। जितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में उन सभी के लिए 2026 है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि 2026 सभी के लिए एक जैसा होगा। ऑब्वियस सी बात है, सभी के लिए डिफरेंट होगा, राइट। तो हम कैसे देखें कि हमारे लिए कैसा रहेगा? तो जिन भी, अच्छा मैंने पर्सनल ईयर के बारे में नहीं बताया। पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट होता है? पर्सनल ईयर ऐसे कैलकुलेट होता है कि आपको अपनी डेट, दैट इज़ DD प्लस MM प्लस 2026 को प्लस करना है। इसको टोटल करना है। मतलब आपको अपना सिर्फ डेट और मंथ लेना है प्लस 2026 जो करेंट ईयर है उसको लेना है। अब जब इसको टोटल कर देंगे तो भी डबल डिजिट आएगा, फिर उसको सिंगल डिजिट में ले आएंगे। वो जो सिंगल डिजिट आएगा वो आपका पर्सनल ईयर होगा, ठीक है। दैट विल बी योर पर्सनल ईयर। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि मतलब तो है हमें कि 2026 जो है वो क्या एनर्जी लेकर आया है, बट हमारे लिए जो प्रेडिक्शन मोस्ट रिलेटेबल होगा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द पर्सनल ईयर। मोस्ट रिलेटेबल मतलब जिसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पर्सनल ईयर हो गया हमारा, वो हमसे जुड़ गया, क्योंकि हमने उसमें अपनी डेट और मंथ ऐड कर दी, इसलिए वो हमारा हो गया। अंडरस्टूड? मैं बहुत लेमैन्स लैंग्वेज में समझा रही हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। अब मैंने तीनों चीज़ें बता दी, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर एंड पर्सनल ईयर। जिन भी लोगों की एज 35 प्लस है, उन लोगों को अपना कंडक्टर नंबर लिख लेना है एक जगह पे कागज़ पे, और अपना पर्सनल ईयर निकाल के वो लिख लेना है कागज़ पे, उसी जगह पे, दूसरी जगह पे, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन देखेंगे कि आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। और जिन भी लोगों की एज 35 से कम है, वो लोग अपना ड्राइवर नंबर और पर्सनल ईयर एक जगह पे लिख लेंगे, और वो उस अकॉर्डिंग देखेंगे कि उनकी क्या कैलकुलेशन बनती है, ठीक है। अभी मैं 35 एंड अबव जिनका एज है, 35 प्लस जिनकी एज है, ठीक है, उनके लिए बताना चाहूँगी जनरल वे में कि आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। जनरल 1 लाइन में बता दूँगी, ठीक है, जिससे कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब आपका सपोजिंग
आपको ये पता चल गया कि आपका जो कंडक्टर नंबर है, ठीक है। अब हमको ये देखना होता है कि कंडक्टर नंबर प्लस पर्सनल ईयर प्लस जो करेंट ईयर है, दैट इज 1, दैट इज कमिंग टू 1, राइट। इन तीनों को कंसिडर करके हमको प्रेडिक्शन निकालनी होती है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अब हमें पता है कि ये सूर्य का साल है, दैट इज 1, राइट। अच्छा, 1 नंबर को राजा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। 1 इज बिकॉज वो सबको सूर्य जो हैं वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उनको राजा की संज्ञा दी गई है। अब आप इमेजिन करिए कि जो भी राजा है उसके नीचे ही होंगे सब लोग, उसके ऊपर तो कोई होगा नहीं, राइट। राजा के ऊपर कोई नहीं होता, ये तो सभी को पता है ना। अच्छा, पहली बात ये हो गई। उसके बाद में अगर हम देखें, पहले मैं इस तरह से बता देती हूँ कि जिसका भी कंडक्टर नंबर, क्योंकि मैं 35 एज के ऊपर की बात कर रही हूँ अभी, है ना, 35 एज के ऊपर वालों की बात कर रही हूँ। तो जिसका भी कंडक्टर नंबर 1 है और सूर्य का साल भी 1 है, मतलब 2026 भी 1 है, कंडक्टर नंबर भी 1 है, और फॉर एग्जाम्पल पर्सनल ईयर भी 1 है, तो उसके लिए तो ये सोने पे सुहागा गोल्डन ईयर कहलाया जाएगा, क्योंकि सब तरफ जो है 1 ही 1 आ रहा है ना। तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा साल होगा। अब सपोजिंग किसी के लिए कंडक्टर नंबर 2 है, ठीक है, कंडक्टर नंबर 2 है, और उसका पर्सनल ईयर, अभी मैं सिर्फ कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर की मैत्री की बात कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सपोज ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर भी 1 है, तो दो राजा आपस में हमेशा अच्छी दोस्ती रखते हैं, है ना, क्योंकि उनको अपना राज्य ग्रो करना है। वो चाहते हैं कि हमारा हमारा नेम फेम हो सब जगह। तो राजा दूसरे राजा से कभी दुश्मनी मोल नहीं लेगा अनटिल एंड अनलेस सामने वाला जो है वो उस पर अटैक ना करे, तब तक वो शांति रहेगा, वो उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ताकि उसकी भी दूसरे दूसरे राज्य में अच्छी नेम और फेम हो। तो अगर ड्राइवर 1 है और कंडक्टर भी 1 है तो दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे। अब अगर ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 2 है, तो 1 का मतलब हो गया फायर और 2 का मतलब हो गया वाटर। तो फायर और वाटर तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, तो इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। फिर 3 पे आ जाते हैं। ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 3 है। 3 जो है उसको जुपिटर की संज्ञा दी गई है, यानी कि देवों के गुरु। तो अब राज्य जो होता है ना, इज अ काउंस राज्य में राजा तो होता ही है, मगर राजा जो है उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, राज दरबार जिसको कहा जाता है। उस राज दरबार में कई सारे मंत्री होते हैं जिनको अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाता है, ठीक है, जो राजा की मदद करते हैं, क्योंकि राजा हर चीज़ तो अपने आप से नहीं करेगा, क्योंकि वो तो राजा है, तो वो डेलीगेट कर देता है काम इधर उधर सब जगह। तो उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि उसका काम करते हैं। उसमें से
जो 3 नंबर है वो हैं देवों के गुरु, दैट इज़ जुपिटर। अब राजा को जब ज्ञान की ज़रूरत है, सपोजिंग उसको कोई गाइडेंस चाहिए, उसको कोई परामर्श चाहिए, उसको कुछ कहीं वो अटक गया राजा, उसको कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको कोई गाइडेंस चाहिए कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, या फिर उसको कोई पूजा पाठ करवानी है, कोई हवन करवाना है, या जो भी, या कोई गाइडेंस चाहिए, तो फिर वो किसको बुलाएगा? जुपिटर को बुलाएगा। तो जुपिटर एक तरीके से राजा उसको पसंद करेगा क्योंकि वो उसको ज्ञान देता है। जैसे अकबर और बीरबल की कहानी आपने काफ़ी सुनी होगी। तो बीरबल इज़ समथिंग लाइक जुपिटर। तो वो जो है उसको बहुत लाइक करता था क्योंकि वो उसको बहुत ज्ञान देता था। उसी तरीके से बताने की मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जुपिटर जो है वो राजा का दोस्त है, ठीक है। तो वो हमेशा राजा को के सपोर्ट में ही बात करेगा और राजा को गाइड करेगा। अगर राजा गलत कर रहा है तो उसको गाइड करेगा कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए, तो राजा को अच्छा लगेगा। तो 1 और 3 आपस में मित्र हो गए। अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। राजा तो 1 ही है ना। 4 नंबर जो है वो है राहु। अब राहु जो है उसको रॉबिन हुड की संज्ञा दी गई है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो राज दरबार है उसमें राजा को कई तरीके के काम पड़ते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब अंडर द टेबल करवाने पड़ते हैं उसको, या किसी के थ्रू करवाने पड़ते हैं, बट उसका नाम ना आए, कि भाई राजा का नाम खराब ना हो पर काम हो जाए। आई होप यू आर गेटिंग मी। राजा को कुछ ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जो कि गुप्त होते हैं, कुछ ऐसे काम जो कि बिना बताए किए जाते हैं ताकि वो काम भी बन जाए और राजा का नाम भी नहीं आए। तो वो काम कौन करता है उसके लिए? रॉबिन हुड, जो है राहु। तो वो भी एक तरीके से राजा जो है उसको जब आदेश देता है तो रॉबिन हुड जो है लग जाता है काम पे, और उसका दिमाग जो है वो शकुनी की तरह चलता है। तो वो जो है काफ़ी मिस्टीरियस टाइप की एनर्जी को लिए हुए है, और वो गुप्त तरीके से राजा का काम भी कर देता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो राजा उससे बहुत खुश रहता है। तो राजा की उससे भी बनती है, रॉबिन हुड से, ठीक है। अब आ गए 5 नंबर पे। 5 नंबर जो है वो राजा का बेटा है, जो कि है बुध महाराज। उनको बुध की संज्ञा दी गई है, वो उनके बेटे हैं। अच्छा, बेटा जो है क्योंकि वो बहुत ही यंग एंड चार्मिंग, हैंडसम, गुड लुकिंग है, उसका राज दरबार में मन नहीं लगता। उसको लगता है कि मेरी उम्र है खेलने कूदने की, मस्ती करने की, एंजॉय करने की, फ्लर्ट करने की, कहाँ मैं ये राज दरबार की ये पचड़े में फंस जाऊं और मैं ये सब सुनूं, राजा की कहानियाँ, और जो ज्ञान है गुरुकुल का, जो ज्ञान जुपिटर महाराज दे रहे हैं उसको सुनूं। तो वो सोचता है कि मैं किसी तरह निकल लूं यहाँ से। जैसे कि जब जब राज दरबार लगता है तो वो ये सोचता है कि भाई मैं कितनी देर पापा की बात सुनूं। थोड़ी देर तो सुन ली उसने किसी तरह, फिर उसके बाद उसको लगता है कि अब मैं निकलूं यहाँ से, क्योंकि उसका जो है मन बहुत चंचल है। नेचुरली वो यंग, चार्मिंग, गुड लुकिंग, हैंडसम, तो उसको चाहिए लड़कियाँ, ऐशो आराम, लग्जरी, शोहरत, मनी, पैसा, फ्लर्ट, ये वो, मतलब ऑल दीज थिंग्स। उसका दिमाग पढ़ाई में भी नहीं लगता। उसको लगता है कि जब मेरे पास में मेरे मेरे फादर के पास इतनी
पूरा राज्य है, तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो उसकी जुपिटर महाराज से भी नहीं बनती है, क्योंकि जुपिटर कहते हैं बेटा पढ़ लो, तो वो पढ़ने का उसका मन नहीं करता और वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह एस्केप कर जाऊं। तो मैं आपको एक स्टोरी की तरह सुना रही हूँ जिससे कि आपको समझ आए। तो वो जो है थोड़ी देर तो राजा की बात सुनता है, फिर उसके बाद वो निकल लेता है वहाँ से किसी ना किसी रूप में। मतलब रूप से मेरा मतलब है किसी ना किसी बहाने से वो कहता है कि अच्छा मैं भी आता हूँ, या ऐसे वैसे करके, और वो निकल लेता है। तो कहने का मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि 50-50 का रेशो अगर हम समझें कि भाई 50% वो राजा की बात मान लेता है, 50% वो एस्केप कर जाता है। तो न्यूट्रल रिलेशन हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल पे बात बनेगी। आई होप यू आर गेटिंग मी। फिर आ गए नंबर 6। अच्छा, नंबर 6 जो हैं वो हैं शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु। अब राजा के पास तो बहुत तरीके के, अच्छा राजा जो हैं उनको भी भोग विलास की बहुत इच्छा होती है, ऐशो आराम, कई सारी रानियाँ, लग्जरी, कंफर्ट, ये सब कौन देता है उनको? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो राजा को ये सब भी चाहिए, क्योंकि वो सारे टाइम राज दरबार में ही थोड़ी बैठे रहेंगे। भाई राजा हैं तो भोग विलास तो चाहिए उनको। तो इसलिए उनकी शुक्राचार्य, प्लस दूसरी बात कि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। तो जब कोई अटैक करने के लिए आ जाता है राज्य पे, तो वो क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सीधी चाल से, सीधी तरीके से घी नहीं निकल रहा, तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है, ये कहावत है। तो उसमें शुक्राचार्य का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसमें जुपिटर महाराज जो हैं वो तो भाई सीधी सीधी रास्ता बताएंगे कि भाई हाँ ऐसे कर लीजिए, पर कई बार टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। राजा के पास में कई तरीके की समस्याएं आती हैं। कुछ समस्याएं तो सीधी तरीके से हल हो जाती हैं, जिसके लिए जुपिटर महाराज हैं, बृहस्पति ग्रह हैं, जो उन्हें ज्ञान देते हैं, गाइडेंस देते हैं और सीधी राह पे चलने के लिए बताते हैं, क्योंकि वो देवों के गुरु हैं। पूजा पाठ में भी उनका हाथ बटाते हैं, मतलब उनके लिए करते हैं। पर जो शुक्राचार्य हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। तो जो काम सीधी तरीके से नहीं बन सकता, उसको टेढ़ी तरीके से बनाने के लिए या तो वो रॉबिन हुड की हेल्प लेते हैं या फिर वो शुक्राचार्य की हेल्प लेते हैं। तो शुक्राचार्य जो हैं वो राजा की इस मामले में मदद कर देते हैं, तो राजा खुश हो जाते हैं। तो उनकी बहुत अच्छी बनती है शुक्राचार्य से, क्योंकि उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है शुक्राचार्य की। तो इसलिए उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शुक्राचार्य भी हैं। प्लस वो भोग विलास, आनंद, लग्जरी, कंफर्ट, ये सब भी प्रोवाइड करते हैं राजा को, जो उनकी ज़रूरतें हैं। तो वो भी शुक्राचार्य जी उन्हें देते हैं, तो इसलिए उन्हें वो भी पसंद है। तो इसलिए उनकी बड़ी अच्छी मैत्री रहती है। फिर आ गए 7 नंबर पे। अच्छा, 7 नंबर जो हैं वो हैं केतु महाराज। अच्छा, केतु महाराज जो हैं उनके पास में सिर नहीं है, हेड नहीं है। तो उनके पास में कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं है, क्योंकि सेंस ऑर्गन सारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो जब ब्रेन ही नहीं है, क्योंकि हेड हेड नहीं है तो ब्रेन नहीं है, तो उनके पास तो सिर्फ धड़ है, नीचे का पोर्शन है, मतलब गले से नीचे का पोर्शन है। तो उनके पास ब्रेन नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो उनको ये भी दिखाना पड़ता है, दूसरों को, राजा को ये भी दिखाना पड़ता है कि भाई मुझे सहानुभूति है, ऐसे भी लोगों से मैं सहानुभूति रखता हूँ जो
जो किसी काम के नहीं हैं, पर मैं ऐसे लोगों को भी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह देता हूँ, क्योंकि उनको अपना नेम और फेम तो बढ़ाना ही है ना भाई। नाम और शोहरत तो चाहिए कि भाई कितने महान राजा हैं कि इसके पास में कोई ब्रेन नहीं है, फिर भी इन्होंने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऐसी जगह इनको दी है। तो कितनी महान बात है ये, कितने महान राजा हैं ये। तो केतु महाराज जो हैं उनकी कोई खास बनती नहीं है राजा से, क्योंकि राजा केतु महाराज का जो, अब उनके पास दिमाग तो है नहीं, डज नॉट हैव ब्रेन। प्लीज़ डोंट माइंड, मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ तो मैं स्टोरी की तरह ही सुना रही हूँ, उसको आप माइंड मत करिएगा प्लीज़, दिल पे मत ले लीजिएगा। तो केतु महाराज जो हैं उनके पास में ब्रेन नहीं है, तो सेंस ऑर्गन्स उनके काम करते नहीं हैं, ठीक है। आँखों से उनको मतलब आँखें तो है ही नहीं, दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, कुछ भी नहीं है, कोई सेंस ऑर्गन काम नहीं है ही नहीं। अच्छा, तो अब वो किसी काम के तो है नहीं, मगर जस्ट क्योंकि राजा को दिखाना है कि भाई मैंने इनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह दी है, इसलिए उनको एक जगह बैठाल दिया गया है कि भाई आप बैठे रहिए यहाँ पर। तो वो जो हैं बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनके समझ में तो कुछ आता नहीं है, बिकॉज उनके पास ब्रेन ही नहीं है। समझ में क्या आएगा उनके, दिखाई उन्हें देता नहीं है, सुनाई उन्हें देता नहीं है, तो बोल वो सकते नहीं है। तो अब कोई सा भी सेंस ऑर्गन तो है नहीं, ब्रेन भी नहीं है, तो अब वो करें क्या वहाँ बैठे बैठे राज दरबार में, तो बोर हो जाते हैं। तो उनका मन नहीं लगता, उनको लगता है मैं हटूं यहाँ से, मैं दूर चला जाऊं यहाँ से, अकेले में चला जाऊं, या फिर मैं किसी ऐसे के पास जाऊं जिसके पास सिर्फ सिर हो। तो राहु महाराज जो हैं जिनके पास सिर्फ सिर है, उनके पास धड़ नहीं है, तो वो सोचते हैं कि भाई मैं इनसे दोस्ती कर लूं, राहु महाराज से। तो राहु महाराज जो हैं उनके पास नीचे का धड़ नहीं है, सिर है, तो राहु महाराज से उनकी बन जाती है, क्योंकि वो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उनकी बन जाती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जो मेंटल थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है। अच्छा, राहु महाराज मैंने अभी बताया था रॉबिन हुड हैं, है ना, षड्यंत्र टाइप का उनका दिमाग रहता है, खुराफाती दिमाग जिसे कहते हैं। और ये जो है क्योंकि इनके पास धड़ नहीं है, सॉरी सिर नहीं है, हेड नहीं है, तो 7 नंबर वाले क्या हैं कि ये अकेले अकेला रहना चाहते हैं, अकेले में, अकेले अकेले सिंगल, अकेला रहूं, एकांत में चला जाऊं। तो वो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह मैं निकलूं यहाँ से, और वो भी अकेले में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी किसी से बनती तो है नहीं। रॉबिन हुड का दिमाग षड्यंत्र में चलता है और इनका दिमाग एकांत में चलता है, तो ये कोशिश तो करते हैं पर उनकी बन नहीं पाती है। तो दूर से हाय हेलो कर लेते हैं, बहरहाल ये निकल लेते हैं अकेले में, वीराने में, और अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इनकी राजा से भी नहीं, राजा का तो वैसे भी इनकी बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है राजा को, वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बिठा रखा है। तो मतलब इनकी तो सिचुएशन ऐसी है कि ना तो कोई पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल समझ सकते हैं इनको, क्योंकि इनसे कोई लाभ तो है नहीं, ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं वो, तो न्यूट्रल है। फिर आ गए 8 नंबर पे। अब 8 नंबर जो है अभी मैंने बताया था शनि महाराज हैं, जो कि सूर्य पुत्र हैं, पर क्योंकि सूर्य ने शनि महाराज को एक्सेप्ट नहीं किया था, मगर उनको ये उपाधि दी गई है कि वो कर्म फल दाता हैं, जस्टिस के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। इस वजह से उनको मजबूरन, किसको, सूर्य को, मजबूरन अपने
क्योंकि न्याय कौन करेगा? अब राजा बैठ के न्याय थोड़ी करने बैठ जाएंगे। प्रजा में कितने सारे लोग हैं, अगर राजा पूरे दिन बैठे बैठे न्याय करते रहेंगे, जस्टिस कोर्ट लेके बैठे रहेंगे, तो उनका तो हो गया। तो इसलिए उन्होंने क्या रखा हुआ है? न्याय का देवता। वो कौन है? शनि महाराज। उन्होंने कहा भाई आओ, तुम भी आ जाओ और तुम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक जगह ले लो और तुम जो है जस्टिस दोगे, सबको न्याय करोगे तुम। प्रजा में जो भी लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, उन सबको उनके कर्मों के अनुसार न्याय देने का जो काम है वो उनको सौंप दिया गया है। तो और वैसे भी वो लोग एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, मगर जब जस्टिस की बात आती है तो फिर नेचुरली कंसल्ट तो करना ही पड़ता है। तो फिर वो शनि महाराज को बुलाते हैं कि याद करते हैं कि भाई आप ऐसी ऐसी परेशानी विपदा आ गई है, तो इसमें कैसे क्योंकि रणनीति और लॉ पॉलिटिक्स ये वो कौन सी लॉ लगेगी, कौन सा क्या होगा, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, राजा को क्या ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठा लें। तो उन सारी लॉज के बारे में ज्ञान किसको है? शनि महाराज को है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, तो वो सब की गाइडेंस के लिए वो शनि महाराज को उनको बुलाना पड़ता है। तो वो भी वहाँ पर उनकी दरबार में रहते हैं, मगर एंटी हैं। क्योंकि शनि महाराज, मैंने अभी बताया था कि वो फादर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर मजबूरन उनको भी वहीं रहना पड़ता है और दुनिया को दिखाने के लिए, और सूर्य भगवान को भी उनको वहाँ रखना पड़ता है दुनिया को दिखाने के लिए। तो एक तरीके से दिखावटी गेम टाइप का चला रहता है, मगर एक दूसरे को हार्ट टू हार्ट वो लोग लाइक नहीं करते, एंटी हैं। फिर आ गए 9 नंबर पे। 9 नंबर जो है वो सेनापति हैं। अब उनकी सेना है राजा की, तो राजा की जो सेना है तो उसमें सेनापति तो होगा ना, हेड ऑफ सेना, उसको सेनापति कहते हैं। तो वो जो हेड ऑफ सेना है वो तो उन्हीं का, राजा का ही हुक्म जो है उस पे अमल करेंगे। जो राजा ने हुक्म दे दिया कि भाई सेना जो है इसको यहाँ पर धावा बोलना है, तो वो चल पड़ेगा फौरन से सेनापति अपनी सेना को लेके। तो इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि वो बहुत ओबीडियंट हैं, बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं, ओबीडियंट हैं, लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। तो वो राजा की कोई बात ऐसा नहीं है कि नहीं माने। तो ये पूरी कहानी है। तो वो जो हैं काफ़ी, उनसे राजा खुश रहते हैं 9 नंबर से भी। ठीक है, तो ये पूरी राजा और राजा की कहानी है जो मैंने आपको स्टोरी की फॉर्म में सुना दी। ठीक है, अब हम